नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी इस्तीफ़ा। कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद। तो चलिए सुनते हैं। दफ्तर का बाबू एक बेजवान जीव है। मजदूरों को आंखें दिखाओ तो वह त्योरियां बदलकर खड़ा हो जाएगा। कूली को एक डांट बताओ तो सिर से बोझ फेंक कर अपनी राह लेगा। किसी भिखारी को तुतकारो तो वह तुम्हारी ओर गुस्से की निगाह से देखकर चला जाएगा। यहाँ तक कि गधा भी कभी कभी तकलीफ पाकर दो लत्तियाँ झाड़ने लगता है। मगर बेचारे दफ्तर के बाबू को आप चाहे आंखें दिखाइए, डांट बताए, दुत्कारे या ठोकरे मारे, उनके माथे पर बल ना आएगा। उसे अपने विकारों पर जो आधिपत्य होता है वह शायद किसी संयमी साधु में भी ना हो। संतोष का पुतला, सब्र की मूर्ति, सच्चा आज्ञाकारी, गरज उसमें तमाम मानवीय अच्छाइयाँ मौजूद होती हैं। खंडहर में भी एक दिन भाग्य जागते हैं। दिवाली के दिन उस पर भी रोशनी होती है। बरसात में उस पर हरियाली छाती है। प्रकृति की दिलचस्पियों में उसका भी हिस्सा है। मगर इस गरीब बाबू की नसीब कभी नहीं जागते। उसकी अंधेरी तकदीर में रोशनी का जलवा कभी नहीं दिखाई देता। उसके पीले चेहरे पर कभी मुस्कुराहट की रोशनी नजर नहीं आती। उसके लिए सूखा सावन है, कभी हरा भादो नहीं। लाला फतेहचंद ऐसे ही एक बेजबान जीव थे। कहते हैं मनुष्य पर उसके नाम का भी कुछ असर पड़ता है। फतेहचंद की दशा में यह बात यथार्थ सिद्ध न हो सकी। यदि उन्हें हारचंद कहा जाए तो कदाचित यह अत्युक्ति न होगी। दफ्तर में हार, जिंदगी में हार, मित्रों में हार, जीवन में उनके लिए चारों ओर निराशाएं ही थीं। लड़का एक भी नहीं, लड़कियां 3, भाई एक भी नहीं, भौजाइयां 2, गांठ में कौड़ी नहीं, मगर दिल में दया और मुरव्वत। सच्चा मित्र एक भी नहीं, जिससे मित्रता हुई उसने धोखा दिया। इस पर तंदुरुस्ती भी अच्छी नहीं। 32 साल की अवस्था में बाल खिचड़ी हुए गए हैं। आंखों में ज्योति नहीं, हाथ में चौपट, चेहरा पीला, गाल पिचके, कमर झुकी हुई, न दिल में हिम्मत न कलेजे में ताकत। 9 बजे दफ्तर जाते और 6 बजे शाम को लौटकर घर आते। फिर घर से बाहर निकलने की हिम्मत न पड़ती। दुनिया में क्या होता है उन्हें बिल्कुल खबर नहीं। उनकी दुनिया परलोक, लोक, जो कुछ था दफ्तर था। नौकरी की खैर मनाते और ज़िंदगी के दिन पूरे करते थे। न धर्म से वास्ता, न दीन से नाता, ना कोई मनोरंजन था, ना खेल। ताश खेले हुए भी शायद एक मुद्दत गुजर गई थी। जाड़ों का दिन था। आकाश पर कुछ कुछ बादल थे। फतेहचंद 5:30 बजे दफ्तर से लौटे तो चिराग जल गए थे। दफ्तर से आकर वह किसी से कुछ न बोलते, चुपके से चारपाई पर लेट जाते और 15-20 मिनट तक बिना हिले डुले पड़े रहते। तब कहीं जाकर उनके मुंह से आवाज़ निकलती। आज भी प्रतिदिन की तरह वे चुपचाप पड़े थे कि एक ही मिनट में बाहर से किसी ने पुकारा। छोटी लड़की ने जाकर पूछा तो मालूम हुआ कि दफ्तर का चपरासी है। शारदा पति के मुंह हाथ धोने के लिए लोटा गिलास मांज रही थी। बोली, उससे कह दे क्या काम है, अभी तो दफ्तर से आए ही हैं और अभी फिर बुलावा आ गया। चपरासी ने कहा, साहब ने कहा है अभी बुला लाओ, कोई बड़ा ज़रूरी काम है। फतेहचंद की खामोशी टूट गई। उन्होंने सिर उठाकर पूछा, क्या बात है? शारदा, कोई नहीं, दफ्तर का चपरासी है। फतेहचंद ने सहम कर कहा, दफ्तर का चपरासी? क्या साहब ने बुलाया है? शारदा, हाँ, कहता है साहब बुला रहे हैं। ये कैसा साहब है तुम्हारा, जब देखो बुलाया करता है। सवेरे के गए गए अभी मकान लौटे हो, फिर भी बुलावा आ गया। फतेहचंद ने संभल कर कहा, जरा सुन लो, किस लिए बुलाया है? मैंने सब काम खत्म तो कर दिया था, अभी आता हूँ। शारदा, जरा जलपान तो करते जाओ, चपरासी से बातें करने लगोगे तो तुम्हें अंदर आने की याद भी न रहेगी। यहाँ कहकर वह एक प्याली में थोड़ी सी दालमोट और सेव लाई। फतेहचंद उठकर खड़े हो गए, किंतु खाने की चीज़ देखकर चारपाई पर बैठ गए और प्याली की ओर चाव से देखकर डरते हुए बोले, लड़कियों को दे दिया है ना? शारदा ने आंखें चढ़ाकर कहा,
हाँ हाँ दे दिया है, तुम तो खाओ। इतने में छोटी लड़की आकर सामने खड़ी हो गई। शारदा ने उसकी ओर क्रोध से देखकर कहा, तू क्यों आकर सिर पर सवार हो जाती है? जा बाहर खेल। फतेहचंद, रहने दो, क्यों डांटती हो? यहाँ आओ चुन्नी, या लो, दाल मोठ ले जाओ। चुन्नी माँ की ओर देखकर डरती हुई बाहर भाग गई। फतेहचंद ने कहा, क्यों बेचारी को भगा दिया? 2-4 दाने दे देती तो खुश हो जाती। शारदा, इसमें है ही कितना कि सबको बांटते फिरोगे? इसे देते तो बाकी दोनों ना आ जाती, किस किस को देते? इतने में चपरासी ने फिर पुकारा, बाबूजी, हमें बड़ी देर हो रही है। शारदा, कह क्यों नहीं देते कि इस वक्त ना आएंगे? फतेहचंद, ऐसा कैसे कह दूं भाई, रोज ही का मामला है। शारदा, तो क्या प्राण देकर काम करोगे? सूरत नहीं देखते अपनी, मालूम होता है 6 महीने के बीमार हो। फतेहचंद ने जल्दी जल्दी दाल मोठ को 2-3 फकियां लगाई, 1 गिलास पानी पिया और बाहर की तरफ दौड़े। शारदा पान बनाती रह गई। चपरासी ने कहा, बाबूजी, आपने बड़ी देर कर दी, अब जरा लपके चलिए, नहीं तो जाते ही डांट बताएगा। फतेहचंद ने 2 कदम दौड़कर कहा, चलेंगे तो भाई आदमी ही की तरह, चाहे डांट बताए या दांत दिखाए, हमसे दौड़ा नहीं जाता, बंगले ही पर है ना। चपरासी, भला दफ्तर क्यों आने लगा? बादशाह है कि दिल लगी? चपरासी तेज चलने का आदी था। बेचारे बाबू फतेहचंद धीरे धीरे जाते थे। थोड़ी ही दूर चलकर हाँफ उठे, मगर मर्द तो थे ही, वह कैसे कहते कि भाई जरा और धीरे चलो। हिम्मत करके कदम उठाते जाते थे, यहाँ तक कि जांघों में दर्द होने लगा और आधा रास्ता खत्म होते होते पैरों ने उठने से इनकार कर दिया। सारा शरीर पसीने से तर हो गया, सिर में चक्कर आ गया, आंखों के सामने तितलियां उड़ने लगी। चपरासी ने ललकारा, जरा कदम बढ़ाए चलो बाबू। फतेहचंद बड़ी मुश्किल से बोले, तुम जाओ, मैं आता हूँ। वे सड़क के किनारे पटरी पर बैठ गए और सिर को दोनों हाथों से थाम कर दम मारने लगे। चपरासी ने उनकी यह दशा देखी तो आगे बढ़ा। फतेहचंद डरे कि यह शैतान जाकर न जाने साहब से क्या कह दे तो गजब ही हो जाएगा। जमीन पर हाथ टेक कर उठे और फिर चले, मगर कमजोरी से शरीर हाँफ रहा था। इस समय कोई बच्चा भी उन्हें जमीन पर गिरा सकता था। बेचारे किसी तरह गिरते पड़ते साहब के बंगले पर पहुंचे। साहब बंगले पर टहल रहे थे, बार बार फाटक की तरफ देखते थे और किसी को आते ना देखकर मन में झल्लाते थे। चपरासी को देखते ही आंखें निकालकर बोले, इतनी देर कहाँ था? चपरासी ने बरामदे की सीढ़ी पर खड़े खड़े कहा, हुजूर, जब वहाँ आए तब ना, मैं तो दौड़ा चला आ रहा हूँ। साहब ने पैर पटक कर कहा, बाबू क्या बोला? चपरासी, आ रहे हैं हुजूर, घंटा भर में तो घर से निकले। इतने में फतेहचंद अहाते के तार के अंदर से निकलकर वहाँ आ पहुँचे और साहब को सिर झुकाकर सलाम किया। साहब ने कड़क कर कहा, अब तक कहाँ था? फतेहचंद ने साहब का तमतमाया चेहरा देखा तो उनका खून सूख गया। बोले, हुजूर, अभी अभी तो दफ्तर से गया हूँ, जो ही चपरासी ने आवाज़ दी हाजिर हुआ। साहब, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, हम घंटे भर से खड़ा है। फतेहचंद, हुजूर, मैं झूठ नहीं बोलता, आने में जितनी देर हो गई हो, मगर घर से चलने में मुझे बिल्कुल देर नहीं हुई। साहब ने हाथ की छड़ी घुमाकर कहा, चुप रह सुअर, हम घंटा भर से खड़ा है, अपना कान पकड़ो। फतेहचंद ने खून का घूंट पीकर कहा, हुजूर, मुझे 10 साल काम करते हो गए हैं, कभी। साहब, चुप रह सुअर, हम कहता है कि अपना कान पकड़ो। फतेहचंद, जब मैंने कोई कसूर किया हो। साहब, चपरासी, इस सुअर का कान पकड़ो। चपरासी ने दबी जबान से कहा, हुजूर, यह भी मेरे अफसर हैं, मैं इनका कान कैसे पकड़ूं? साहब, हम कहता है इसका कान पकड़ो, नहीं हम तुमको हंटर से मारेगा। चपरासी, हुजूर, मैं यहाँ नौकरी करने आया हूँ, मार खाने नहीं, मैं भी इज्जतदार आदमी हूँ। हुजूर अपनी नौकरी ले लें, आप जो हुक्म देंगे वह वज़ा करने का हाजिर हूँ,
लेकिन किसी की इज्जत नहीं बिगाड़ सकता। नौकरी तो 4 दिन की है, 4 दिन के लिए क्यों जमाने भर से बिगाड़ करे। साहब अब क्रोध को न बर्दाश्त कर सके, हंटर लेकर दौड़े। चपरासी ने देखा यहाँ खड़े रहने में खैरियत नहीं, तो भाग खड़ा हुआ। फतेहचंद अभी तक चुपचाप खड़े थे। साहब चपरासी को न पाकर उसके पास आया और उनके दोनों कान पकड़कर हिला दिया। बोला, तुम सुअर गुस्ताखी करता है, जाकर ऑफिस से फाइल लाओ। फतेहचंद ने कान हिलाते हुए कहा, कौन सा फाइल? तुम बहरा है, सुनता नहीं, हम फाइल मांगता है। फतेहचंद ने किसी तरह दिलेर होकर कहा, आप कौन सा फाइल मांगते हैं? साहब, वही फाइल जो हम मांगता है, वही फाइल लाओ, अभी लाओ। बेचारे फतेहचंद को अब और कुछ पूछने की हिम्मत न हुई। साहब बहादुर एक तो यूं ही तेज मिजाज से, इस पर हुकूमत का घमंड और सबसे बढ़कर शराब का नशा। हंटर लेकर पिल पड़ते तो बेचारे क्या करते। चुपके से दफ्तर की तरफ चल पड़े। साहब ने कहा, दौड़ कर जाओ और ले आओ। फतेहचंद ने कहा, हुजूर मुझसे दौड़ा नहीं जाता। साहब, ओह, तुम बहुत सुस्त हो गया है, हम तुमको दौड़ना सिखाएगा, दौड़ो, पीछे से धक्का देकर। तुम अब भी नहीं दौड़ोगा? यह कहकर साहब हंटर देने लगे। फतेहचंद दफ्तर के बाबू होने पर भी मनुष्य ही थे। यदि वह बलवान होते तो उस बदमाश का खून पी जाते। अगर उनके पास कोई हथियार होता तो उस पर ज़रूर चला देते, लेकिन उस हालत में तो मार खाना ही उनकी तकदीर में लिखा था। वे बेतहासा भागे और फाटक से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए। फतेहचंद दफ्तर न गए। जाकर करते ही क्या? साहब ने फाइल का नाम तक न बताया। शायद नशा में भूल गया। धीरे धीरे घर की ओर चले, मगर इस बेइज्जती ने पैरों की बेड़ियां सी डाल रखी थी। माना कि वह शरीर बल में साहब से कम थे। उनके हाथों में कोई चीज़ भी न थी, लेकिन क्या वह उसकी बातों का जवाब न दे सकते थे? उनके पैरों में जूते तो थे, क्या वह जूते से काम न ले सकते थे? फिर क्यों उन्होंने अपनी जिल्लत बर्दाश्त की? मगर इलाज ही क्या था? यदि वह क्रोध में उन्हें गोली मार देता तो उसका क्या बिगड़ता? शायद 1-2 महीने की सादी कैद हो जाती। संभव है 200-400 रुपये जुर्माना हो जाता, मगर इनका परिवार तो मिट्टी में मिल जाता। संसार में कौन था जो इनके स्त्री बच्चों की खबर लेता? वह किसके दरवाजे हाथ फैलाते? यदि उनके पास इतने रुपए होते जिनसे उनके कुटुंब का पालन हो जाता तो वह आज इतनी जिल्लत न सहते। या तो मर ही जाते या उस शैतान को सबक सिखा देते। अपनी जान का उन्हें डरना था। जिंदगी में ऐसा कौन सुख था जिसके लिए वह इस तरह डरते? ख्याल था सिर्फ परिवार के बर्बाद हो जाने का। आज फतेहचंद को अपनी शारीरिक कमजोरी पर जितना दुख हुआ उतना और कभी न हुआ था। अगर उन्होंने शुरू से ही तंदुरुस्ती का ख्याल रखा होता, कुछ कसरत करते रहते, लकड़ी चलाना जानते, तो क्या इस शैतान की इतनी हिम्मत होती कि वह उनका कान पकड़ता, उसकी आंखें निकाल लेते। कम से कम उन्हें घर से एक छुरी लेकर चलना था, और न होता तो 2-4 हाथ जमाते ही पीछे देखा जाता, जेल ही तो जाना होता। और क्या? वे ज्यों ज्यों आगे बढ़ते थे त्यों त्यों उनकी तबीयत अपनी कायरता और बौंदेपन पर और भी झिल्लाती थी। अगर वह उचक कर उसके 2-4 थप्पड़ लगा देते तो क्या होता? यही ना कि साहब के खानसामे बैरे सब उन पर पिल पड़ते और मारते मारते बेदम कर देते। बाल बच्चों के सिर पर जो कुछ पड़ती पड़ती। साहब को इतना तो मालूम हो जाता कि किसी गरीब को बेगुनाह जलील करना आसान नहीं। आखिर आज मैं मर जाऊं तो क्या हो? तब कौन मेरे बच्चों का पालन करेगा? तब उनके सिर जो कुछ पड़ेगा वह आज ही पड़ जाती तो क्या हर्ष था? इस अंतिम विचार से फतेहचंद के हृदय में जितना जोश भर दिया वह लौट पड़े और साहब से जिल्लत का बदला लेने के लिए 2-4 कदम चले। मगर फिर ख्याल आया, आखिर जो कुछ जिल्लत होनी थी वह तो हो ही ली। कौन जाने बंगले पर हो या क्लब चला गया हो। उसी समय उन्हें शारदा की बेकसी और बच्चों को बिना बाप के हो जाने का ख्याल भी आ गया। फिर लौटे और घर चले। घर में जाते ही शारदा ने पूछा, किस लिए बुलाया था? बड़ी देर हो गई। फतेहचंद ने चारपाई पर लेटते हुए कहा, नशे की सनक थी और क्या। शैतान ने मुझे गालियां दी, जलील किया। बस यही रट लगाए हुए था कि देर क्यों की। निर्दयी ने चपरासी से मेरा कान पकड़ने को कहा। शारदा ने गुस्से में आकर कहा,
तुमने एक जूता उतार कर दिया नहीं सुअर को। फतेहचंद, चपरासी बहुत शरीफ है, उसे साफ कह दिया, हुजूर मुझसे यह काम न होगा। मैंने भले आदमियों की इज्जत उजारने के लिए नौकरी नहीं की थी। वह उसी वक्त सलाम करके चला गया। शारदा, यही बहादुरी है। तुमने उस साहब को क्यों नहीं फटकारा? फतेहचंद, फटकारा क्यों नहीं? मैंने भी खूब सुनाई। वह छड़ी लेकर दौड़ा, मैंने भी जूता संभाला। उसने मुझे कई छड़ियाँ जमाई, मैंने भी कई जूते लगाए। शारदा ने खुश होकर कहा, सच? इतना सा मुंह हो गया होगा उसका। फतेहचंद, चेहरे पर झाड़ू सी फिरी हुई थी। शारदा, बड़ा अच्छा किया तुमने, और मारना चाहिए था। मैं होती तो बिना जान लिए न छोड़ती। फतेहचंद, मार तो आया हूँ, लेकिन अब खैरियत नहीं है। देखो क्या नतीजा होता है। नौकरी तो जाएगी ही, शायद सजा भी काटनी पड़े। शारदा, सजा क्यों काटनी पड़ेगी? क्या कोई इंसाफ करने वाला नहीं है? उसने क्यों गालियाँ दी, क्यों छड़ी जमाई? फतेहचंद, उसके सामने मेरी कौन सुनेगा? अदालत भी उसी की तरफ हो जाएगी। शारदा, हो जाएगी तो हो जाए, मगर देख लेना आप किसी साहब की यह हिम्मत ना होगी कि किसी बाबू को गालियां दे बैठे। तुम्हें चाहिए था कि जो ही उसके मुंह से गालियां निकली, लपक कर जूता रसीद कर देते। फतेहचंद, तो फिर इस वक्त जिंदा लौट भी ना पाता, ज़रूर मुझे गोली मार देता। शारदा, देखी जाती। फतेहचंद ने मुस्कुरा कर कहा, फिर तुम लोग कहाँ जाती? शारदा, जहाँ ईश्वर की मर्जी होती। आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज़ इज्जत होती है। इज्जत गंवाकर बाल बच्चों की परवरिश नहीं की जाती। तुम उस शैतान को मार कर आए होते तो मैं गुरूर से फूली नहीं समाती। मार खाकर आते तो शायद मैं तुम्हारी सूरत से भी घृणा करती। यूं जबान से चाहे कुछ न कहती, मगर दिल से तुम्हारी इज्जत जाती रहती। अब जो कुछ सिर पर आएगा खुशी से झेल लूँगी। कहाँ जाते हो? सुनो सुनो, कहाँ जाते हो? फतेहचंद दीवाने होकर जोश में घर से निकल पड़े। शारदा पुकारती रह गई। वह फिर साहब के बंगले की तरफ जा रहे थे, डर से सहमे हुए नहीं, बल्कि गरूर से गर्दन उठाए हुए। पक्का इरादा उनके चेहरे से झलक रहा था। उनके पैरों में वह कमजोरी, आंखों में वह बेकसी न थी। उनकी काया पलट सी हो गई थी। वह कमजोर बदन, पीला मुखड़ा, दुबले बदन वाला दफ्तर के बाबू की जगह अब मर्दाना चेहरा, हिम्मत भरा हुआ, मजबूत, गठा और जवान था। उन्होंने पहले एक दोस्त के घर जाकर उसका डंडा लिया और अकड़ते हुए साहब के बंगले पर जा पहुंचे। इस वक्त 9 बजे थे। साहब खाने की मेज पर थे, मगर फतेहचंद ने आज उनके मेज पर से उठ जाने का इंतज़ार न किया। खानसामा कमरे से बाहर निकला और वह चिक उठाकर अंदर गए। कमरा प्रकाश से जगमगा रहा था। जमीन पर ऐसी कालीन बिछी हुई थी जैसी फतेहचंद की शादी में भी नहीं बिछी होगी। साहब बहादुर ने उसकी ओर क्रोधित दृष्टि से देखकर कहा, तुम क्यों आया? बाहर जाओ। क्यों अंदर चला आया? फतेहचंद ने खड़े खड़े डंडा संभाल कर कहा, तुमने मुझसे अभी फाइल मांगा था, वही फाइल लेकर आया हूँ। खाना खा लो तो दिखाऊं। तब तक मैं बैठा हूँ, इत्मीनान से खाओ। शायद यह तुम्हारा आखिरी खाना हो, इसी कारण खूब पेट भर कर खा लो। साहब सन्नाटे में आ गए। फतेहचंद की तरफ डर और क्रोध की दृष्टि से देखकर कांप उठे। फतेहचंद के चेहरे पर पक्का इरादा झलक रहा था। साहब समझ गए, यह मनुष्य इस समय मरने मारने के लिए तैयार होकर आया है। ताकत में फतेहचंद उनके पासंग भी नहीं था, लेकिन यह निश्चय था कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि लोहे से देने को तैयार है। यदि वह फतेहचंद को बुरा भला कहते तो क्या आश्चर्य है कि वह डंडे लेकर पिल पड़े। हाथापाई करने में यद्यपि उन्हें जीतने में जरा भी संदेह नहीं था, लेकिन बैठे बिठाए डंडे खाना भी कोई बुद्धिमानी नहीं है। कुत्ते को आप डंडे से मारिए, ठुकराइए, जो चाहे कीजिए, मगर उसी समय तक जब तक वह गुर्राता नहीं। एक बार गुर्रा कर दौड़ पड़े तो फिर देखें आपकी हिम्मत कहाँ जाती है। यही हाल उस वक्त साहब बहादुर का था। जब तक यकीन था कि फतेहचंद घुड़की, गाली, हंटर, ठोकर सब कुछ खामोशी से सह लेगा, तब तक आप शेर थे। अब वह त्योरियां बदले, डंडा संभाले, बिल्ली की तरह घात लगाए बैठा है। जबान से कोई कड़ा शब्द निकला और उसने डंडा चलाया। वह अधिक से अधिक
उसे बर्खास्त कर सकते हैं। अगर मारते हैं तो मार खाने का भी डर है। उस पर फौजदारी में मुकदमा दायर हो जाने का अंदेशा। माना कि वह अपने प्रभाव और ताकत से अंत में फतेहचंद को जेल में डलवा देंगे, परंतु परेशानी और बदनामी से किसी तरह न बच सकते थे। एक बुद्धिमान और दूरदर्शी आदमी की तरह उन्होंने यह कहा, ओहो, हम समझ गया, आप हमसे नाराज हैं। हमने क्या आपको कुछ कहा है? आप क्यों हमसे नाराज हैं? फतेहचंद ने तन कर कहा, तुमने अभी आध घंटे पहले मेरे कान पकड़े थे और मुझसे सैकड़ों ऊल जलूल बातें कही थी। क्या इतनी जल्दी भूल गए? साहब, मैंने आपका कान पकड़ा? आहा हा हा, मैंने आपका कान पकड़ा? आहा हा, क्या मजाक है। क्या मैं पागल हूँ या दीवाना? फतेहचंद, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? चपरासी गवाह है कि नौकर चाकर भी देख रहे थे। साहब, कब का बात है? फतेहचंद, अभी अभी कोई आधा घंटा हुआ। आपने मुझे बुलवाया था और फिर बिना कारण मेरे कान पकड़े और धक्के दिए थे। साहब, ओ बाबूजी, उस वक्त हम नशा में था। बेरे ने हमको बहुत दे दिया था। हमको कुछ खबर नहीं क्या हुआ। माय गॉड, हमको कुछ खबर नहीं। फतेहचंद, नशा में अगर तुमने मुझे गोली मार दी होती तो क्या मैं मर न जाता? अगर तुम्हें नशा था और नशा में सब कुछ मुआफ है तो मैं भी नशे में हूँ। सुनो मेरा फैसला, या तो अपने कान पकड़ो कि फिर कभी किसी भले आदमी के संग ऐसा बर्ताव ना करोगे, या मैं आकर तुम्हारे कान पकड़ूंगा। समझ गए कि नहीं? इधर उधर हिलो नहीं। तुमने जगह छोड़ी और मैंने डंडा चलाया। फिर खोपड़ी टूट जाए तो मेरी खता नहीं। मैं जो कुछ कहता हूँ करते चलो। पकड़ो कान। साहब ने बनावटी हंसी हंसकर कहा, वेल बाबूजी, आप बहुत दिल लगी करते हैं। अगर हमने आपको बुरा बात कहा है तो हम आपसे माफ़ी मांगता है। फतेहचंद, डंडा तौलकर, नहीं, कान पकड़ो। साहब आसानी से इतनी जिल्लत न सह सकते। लपक कर उठे और चाहा कि फतेहचंद के हाथ से लकड़ी छीन ले, लेकिन फतेहचंद काफिल न थे। साहब मेज पर से उठने न पाए थे कि उन्होंने डंडे का भरपूर और तुला हुआ हाथ चलाया। साहब तो नंगे सिर थे ही। चोट सिर पर पड़ गई, खोपड़ी भन्ना गई। 1 मिनट तक सिर को पकड़े रहने के बाद बोले, हम तुमको बर्खास्त कर देगा। फतेहचंद, इसकी मुझे परवाह नहीं। अगर आज मैं तुमसे बिना कान पकड़वाए नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। कान पकड़कर वादा करो कि फिर किसी भले आदमी के साथ ऐसी बेअदबी न करोगे, नहीं तो मेरा दूसरा हाथ पड़ना ही चाहता है। यह कहकर फतेहचंद ने फिर डंडा उठाया। साहब को अभी तक पहली चोट ना भूली थी। अगर कहीं यह दूसरा हाथ पड़ गया तो शायद खोपड़ी खुल जाए। कान पर हाथ रखकर बोले, अब आप खुश हुआ? फिर तो कभी किसी को गाली न दोगे? कभी नहीं। अगर फिर कभी ऐसा किया तो समझ लेना मैं कहीं दूर नहीं हूँ। अब किसी को गाली न देगा। अच्छी बात है, अब मैं जाता हूँ। आज से मेरा इस्तीफ़ा है। मैं कल इस्तीफ़ा में यह लिख कर भेजूँगा कि तुमने मुझे गालियाँ दी, इसीलिए मैं नौकरी नहीं करना चाहता। समझ गए? साहब, आप इस्तीफ़ा क्यों देता है? हम तो बर्खास्त नहीं करता। फतेहचंद, अब तुम जैसे पाजी आदमी की मातहती नहीं करूँगा। यह कहते हुए फतेहचंद कमरे से बाहर निकले और बड़े इत्मीनान से घर चले। आज उन्हें सच्ची विजय की प्रसन्नता का अनुभव हुआ। उन्हें ऐसी खुशी कभी नहीं प्राप्त हुई थी। यही उनके जीवन की पहली जीत थी। तो ये थी कहानी इस्तीफ़ा। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे भी ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।